द सरमन एट बनारस। सरमन का मतलब उपदेश या शिक्षा, जो बनारस में दिया गया था। गौतम बुद्धा 563 BC to 483 BC began life as a prince named सिद्धार्थ गौतम। गौतम बुद्ध जिनका जन्म 563 BC में हुआ था और उनका डेथ 483 BC में हुआ था, उन्होंने अपनी लाइफ शुरू की थी एक प्रिंस के तौर पर जिसका नाम था सिद्धार्थ गौतम। उनका जन्म नॉर्दर्न इंडिया में हुआ था। एक्चुअली उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में, ये नेपाल में है। एट 12 साल की उम्र में ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर एंड 4 years लेटर ही रिटर्न होम टू मैरी अ प्रिंसेस। 12 साल की उम्र में उनको स्कूलिंग के लिए भेजा गया, जहाँ पर हिंदुओं के सेक्रेड स्क्रिप्चर मतलब पवित्र ग्रंथ को पढ़ा और 4 साल बाद वो वापस अपने घर आ गए किसी राजकुमारी से शादी करने के लिए। They had a son and lived for 10 years as befitted royalty। उनको एक बेटा हुआ और वो लोग 10 साल तक एकदम अच्छे से शाही या फिर रॉयल तरीके से जीवन जीते रहे। बेफिटेड मतलब होता है एकदम सही तरीके से अप्रोप्रिएट, और रॉयल्टी मतलब शाही। एट अबाउट द एज ऑफ 25 साल की उम्र में द प्रिंस राजकुमार यानी सिद्धार्थ गौतम वाइल आउट हंटिंग, जब वो शिकार के लिए जा रहे थे, चांस्ड अपॉन ए सिक मैन, उनको एक बीमार आदमी देखने को मिला। देन एन एजेड मैन, उसके बाद एक बूढ़ा आदमी। देन अ फनरल प्रोसेसन, उसके बाद एक शव यात्रा। लोग मर जाते हैं तो उनके लाश को ले जाया जाता है जलाने या दफनाने के लिए, तो उसमें बहुत सारे लोग जाते हैं, इसी को बोलते हैं फनरल प्रोसेसन। एंड फाइनली अ मॉन्क बेगिंग फॉर आर्म्स, और अंत में उन्होंने एक मॉन्क यानी कि भिक्षुक को देखा जो भिक्षा मांग रहा था। दिस साइट सो मूव्ड हिम, इन सारे चारों चीज़ों को देखकर, साइट मतलब दृश्य को देखकर, मूव्ड हिम, यहाँ पर मूव्ड हिम का मतलब चलना नहीं है, यहाँ पर मूव्ड हिम का मतलब है कि उनको आश्चर्यचकित कर देना या फिर मन में कुछ ऐसा आना जिससे को विचलित हो गए। ही एट वंस, वो अचानक वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड, वो उस दुनिया के लिए चल पड़े, उस दुनिया में आगे बढ़ गए। टू सीक एनलाइटमेंट, सीक मतलब चाहना या पाना होता है, और एनलाइटनमेंट मतलब ज्ञान, तो ज्ञान पाने के लिए इस दुनिया की ओर चल पड़े। कंसर्निंग द सॉरोज ही हैड विटनेस्ड, जो उन्होंने दुख को देखा था उसको लेकर, उसके बारे में जानने के लिए आखिर वो है क्या। ही वॉन्डर्ड फॉर 7 years, वो लगभग 7 साल तक इधर से उधर भटकते रहे। एंड फाइनली सेट डाउन अंडर अ पीपल ट्री, और अंत में वो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे। वेयर ही वोड, वोड मतलब होता है कसम खाना कि नहीं हम करेंगे तो करके ही रहेगा, बिना कि छोड़ेंगे नहीं। तो जहाँ पर उन्होंने प्रॉमिस किया टू स्टे, कि वो यहाँ पर रहेंगे अनटिल एनलाइटमेंट केम, जब तक उनको ज्ञान नहीं आ जाता है। एनलाइटेंड आफ्टर 7 days, लगभग उनको 7 दिन बाद ज्ञान प्राप्त होता है। ही रीनेम्ड द ट्री द बोधि ट्री, जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब वो जिस पेड़ के नीचे बैठकर ज्ञान प्राप्त किए थे वो पीपल का ट्री था, तो इन्होंने उसका नाम बदलकर बोधि ट्री कर दिया। ये बोधि ट्री आज भी हमारे राजगीर में है, महाबोधि टेम्पल में। बोधि मतलब बोध का मतलब ज्ञान होता है, और जहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ या फिर जिसके चलते ज्ञान प्राप्त हुआ उसको बोधि, ट्री ऑफ विजडम यानी कि ज्ञान का पेड़। एंड उसके बाद एंड बिगेन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग, ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो नया समझ उनको विकसित हुआ था, जो सीखे थे उसे वो सिखाने लगे, पढ़ाने लगे, लोगों में बांटने लगे। एट दैट पॉइंट, तब उस समय ही बिकेम नोन एज, तब वो प्रसिद्ध हो गए, किस नाम से, द बुद्धा, यानी कि बुद्ध जिसको ज्ञान प्राप्त हो चुका है। द अवेकेंड और द एनलाइटेंड, यानी कि जगा हुआ आदमी, यहाँ पर जगह मतलब सोने के हिसाब में नहीं है, मतलब वो समझ में आ गया है कि दुनिया क्या है, तो इसलिए उसको कहा कि वो सही में जग गया है। और द एनलाइटेंड, यानी कि वो अब ज्ञान प्राप्त कर चुका है। द बुद्धा प्रीच्ड,
बुद्धा सबसे पहले उपदेश देते हैं, प्रेच मतलब उपदेश देना। हिज फर्स्ट सरमन, अपना पहला उपदेश एट द सिटी ऑफ बनारस, बनारस शहर में देते हैं। मोस्ट होली, सबसे ज़्यादा पवित्र, ऑफ द डिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गंगेज। डिपिंग प्लेसेस मतलब डुबकी लगाना होता है, डिप मतलब, तो गंगा किनारे डुबकी लगाने बनारस में बहुत सारे लोग आते हैं। तो इन्होंने वहीं पर अपना पहला सरमन या उपदेश दिया था। दैट सरमन हैज़ बीन प्रिजर्व्ड, वो उपदेश अभी तक सुरक्षित रखा गया है। प्रिजर्व मतलब संरक्षित करना, सेफ रखना। एंड इज़ गिवन हियर, और वो यहाँ पर नीचे दिया गया है। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धा विजडम, इस उपदेश से बुद्धा के ज्ञान के बारे में पता चलता है। अबाउट वन अनइंस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग, और ये जो ज्ञान है उनका किसके बारे में है? वन इनस्क्रूटेबल मतलब बहुत उसको जिसकी या तो समझाया ही नहीं जा सकता है या फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल है समझने में। काइंड ऑफ सफरिंग यानी कि दुख के बारे में, एक प्रकार के दुख में। तो यहाँ पर जो नीचे सरमन दिया गया है उससे हमें पता चलता है कि गौतम बुद्ध के ज्ञान किस तरह का था, जब उन्हें विश्व स्थिति पर या फिर उस सब्जेक्ट पर समझाना था जो दुख के बारे में था, और उस दुख को किसी को समझना मुश्किल काम होता है। तो देखते हैं क्या था वो उनका सरमन। कहते हैं कीसा गौतमी हैड एन ओनली सन, कीसा गौतमी को सिर्फ एक पुत्र था, एक लड़का था। एंड ही डाइड, और वह मर गया। इन हर ग्रीफ, उसके शोक में, उसके दुख में, सी कैरिड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर, वो अपने मरे हुए बेटे को लेकर अपने सारे पड़ोसियों के पास गई। आस्किंग देम फॉर मेडिसिन, कि कुछ इसको दवाई दे दो। एंड पीपल सेड, और लोग कहते थे, सी हैज़ लॉस्ट हर सेंसेस, वो अपना दिमाग, सी हैज़ लॉस्ट ऑल हर सेंसेस, उसने अपना दिमाग खो दिया है। द बॉय इज डेड, लड़का मर चुका है। एट लेंथ, काफ़ी देर तक सोच विचार करने के बाद। एट लेंथ एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है काफ़ी देर तक किसी चीज़ के ऊपर सोचना, विचार करना। कीसा गौतमी मेट अ मैन, कीसा गौतमी को एक आदमी मिलता है। हु रिप्लाई टू हर रिक्वेस्ट, तो जो उसके बार बार ये कहना कि कोई दवाई दे दो मेरा बच्चा जिंदा हो जाए के ऊपर रिप्लाई देता है। कहता है आई कैनट गिव दी मेडिसिन फॉर दाई चाइल्ड, यहाँ पर दी मतलब यू होता है और दाई मतलब योर होता है। ये एक पुरानी इंग्लिश है, अब क्योंकि इसको वैसे ही लिखा गया है तो पुरानी चीज़ों को मॉडिफाई नहीं किया जाता है। आजकल दी के जगह पर योर लिखा जाता है और दाई के जगह पर, सॉरी, दी के जगह पर यू लिखा जाता है और दाई के जगह पर योर लिखा जाता है। तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे बच्चे को मेडिसिन नहीं दे सकता, दवाई नहीं दे सकता, बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन, लेकिन मैं उस डॉक्टर को जानता हूँ जो ये दवाई दे सकता है। एंड द गर्ल सेड, तो वो लड़की कहती है यानी कीसा गौतमी कहती है, प्रे टेल मी, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप बताइए। सर, श्रीमान, हु इज इट, कौन है वो? एंड द मैन रिप्लाइड, और वो आदमी कहता है, गो टू साक्य मुनि द बुद्ध, जाओ साक्य मुनि के पास, उनका नाम बुद्ध भी है। अब देखो यहाँ पर उनका साक्य मुनि क्यों नाम पड़ा है, क्योंकि ये जो थे वो साक्य राज्य से आते थे। ठीक है, इस दिन का पता नहीं सर, छोड़ो इसको। कीसा गौतमी रिपेयर टू द बुद्ध, यहाँ पर रिपेयर का मतलब प्रार्थना करना है। तो कीसा गौतमी पहुँचती है बुद्ध के पास और रोने लगती है। लॉर्ड एंड मास्टर, भगवान भी आप और मालिक भी आप, गिव मी द मेडिसिन, कृपया मुझे दवाई दे दीजिए। दैट विल क्योर माई बॉय, जो मेरे बच्चे को ठीक कर देगा। द बुद्धा आंसर्ड, बुद्धा जवाब देते हैं, आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, मुझे एक मुट्ठी सरसों का बीज चाहिए। एंड वेन द गर्ल इन हर जॉय प्रोमिस टू प्रोक्यूर इट, और जब वो लड़की खुशी से खुश हो जाती है कि बस चलो यही ना काम करना है, तो वादा करती है। द बुद्धा एडेड, इतना बोलने के बुद्ध फिर से कहते हैं, द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम ए हाउस, ये जो सरसों का बीज है ये उसी घर से लेना है। वेयर नो वन हैज़ लॉस्ट ए चाइल्ड, जिसने कभी भी अपने किसी बच्चे को न खोया हो।
ना कभी अपने हस्बैंड को खोया हो, ना किसी अपने पेरेंट को, ना ही अपने दोस्त को। उसी घर से लेना है जहाँ पर कोई अभी तक नहीं मरा है। पुअर किसा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस। बेचारी किसा गौतमी अब एक घर से दूसरे घर जाती है। एंड द पीपल पीटीड हर, लोग उसे डांटते भी हैं और कहते हैं हियर इज मस्टर्ड सीड, ये रहा सरसों के बीज, रख लो इसे। बट वेन सी आस्क्ड डिड ए सन और डॉटर और ए फादर और ए मदर डाई इन योर फैमिली, तो पूछती है किसा गौतमी, क्या आपके घर में कोई, आपका बेटा, आपकी बेटी, आपके पिता, फिर माँ, किसी की भी डेथ हुई है आपके घर में? दे आंसर्ड हर, वो उसे कहा, अल्लास हाय, द लिविंग आर फ्यू बट द डेड आर मैनी। जिंदा तो बहुत कम है, मरे हुए ही तो ज़्यादा हैं। डू नॉट रिमाइंड अस आवर डीपेस्ट ग्रीफ, हमें सबसे बड़े दुख को याद मत दिलाओ। एंड देयर वॉज नो हाउस बट सम बिलव्ड वन हैड डाइड इन इट। और इस तरह किस्सा गौतमी पूरा गांव घूम लेती है, लेकिन उसको एक घर ऐसा नहीं मिलता है जहां जिन्होंने अपने प्यारे, अपने करीबियों को न खोया हो, उनकी मृत्यु नहीं हुई हो। किस्सा गौतमी बिकेम वेरी वेरी एंड होपलेस। किस्सा गौतमी थक जाती है और निराश हो जाती है। एंड सेट डाउन एट द वे साइड वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी। और वो सड़क किनारे बैठ जाती है और शहर में जल रही बत्तियों को देखने लगती है। एज द फ्लिकर्ड अप, जो जल रहे थे बुझ रहे थे। जो बत्ती होती है ना, हवा चलता है तो वो कम हो जाती है, हवा ठीक होता है तो फिर से ठीक से जलने लगती है। तो वैसे ही फ्लिकर अप हो रहा था। एंड वर एक्सटिंग्विश अगेन, और कभी कभी कुछ दिया बुझ भी जाता है, तो उसी तरह ये दिया भी कुछ बुझ जाता था। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट राइंड एवरीवेयर, जब पूरे गांव का और इस तरह सारे दिए बुझ जाते हैं, हर जगह अंधेरे का राज हो जाता है। एंड सी कंसिडर्ड द फेट ऑफ द मैन, और वो इसको समझती है कि ठीक वैसे ही है जैसे किसी आदमी का किस्मत होता है। यहाँ पर मैन का मतलब आदमी नहीं, यहाँ पर पूरा का पूरा मैन काइंड है, यानी पूरी मानव जाति है। दैट देयर लाइफ्स फ्लिकर अप एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, जिस तरह हमारा जीवन होता है इस बत्ती की तरह, इस दिए की तरह हमेशा फ्लिकर होते रहता है, कभी कम कभी ज़्यादा। कभी ऐसा लगता है कि हम मर जाएंगे, फिर ठीक हो जाते हैं, लेकिन आखिर एक दिन मरना ही है। जैसे कि दिया हवा को झेलते झेलते कभी कम होता है, कभी अधिक होता है, और आखिरकार बुझ ही जाता है। एंड सी थॉट टू हर सेल्फ, और तब वो अपने मन में सोचती है, हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, मैं अपने दुख में कितना स्वार्थी हो गई थी। डेथ इज़ कॉमन टू ऑल, मृत्यु हम सबको आनी है। केट इन दिस वैली ऑफ डेसोलेशन, और इस अकेलेपन की घाटी में, इस अकेलेपन में, देर इज़ ए पाथ दैट लीड्स टू इमोर्टलिटी, एक रास्ता जाता है जो हमें ले जाता है अमरत्व की तरफ, यानी ऐसी स्थिति जहाँ पर हम लोग मर नहीं सकते हैं। और ये और कुछ नहीं है, ये है हु हैज सरेंडर ऑल सेल्फिशनेस, जिसने अपने सभी स्वार्थों को त्याग दिया है। द बुद्ध सेड द लाइफ ऑफ मोर्टल्स इन द वर्ल्ड इज ट्रबल्ड, जो लोग इस दुनिया में जिंदा हैं वो हमेशा परेशान रहते हैं। एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विथ पेन, और तकलीफ उनके जीवन का एक तरीके से अंग है, उसके साथ वो अपने आप को ज्वाइन करवा लेते हैं, और इसका कारण है सेल्फिशनेस। फॉर देयर इज नॉट एनी मीन्स, और इसके लिए कोई तरीका नहीं है, बाय विच दोज दैट हैव बीन बॉर्न कैन अवॉइड डाइंग, कि जिसका जन्म हुआ है वो अपनी मृत्यु को टाल सके। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज डेथ, जब हमारा शरीर पुराना हो जाता है, बूढ़े हो जाते हैं, तो हम तो मर जाते हैं। ऑफ सच ए नेचर आर लिविंग बीइंग, और यही प्रकृति है हमारे जैसे जिंदा रहने वाले जीवों का। एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, जिस तरह पका हुआ फल कभी भी गिर सकता है, उसी तरह मोर्टल्स व्हेन बॉर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ, वो हमेशा मृत्यु के साये में रहते हैं। सो मोर्टल्स व्हेन बॉर्न, तो इसलिए जो मरने वाले जीव
जिनका जन्म होता है वो कभी भी मर सकते हैं। एज ऑल अर्थन वेसल, यहाँ पर अर्थन वेसल मतलब होता है मिट्टी के बने हुए बर्तन। तो जैसे मिट्टी के बने हुए बर्तन मेड बाय द पॉटर, जो कुम्हार द्वारा बनाए जाते हैं, एंड इन बीइंग ब्रोकन, और उनका अंत कैसे होता है, वो गिर जाते हैं, टूट जाते हैं। सो इज़ द लाइफ ऑफ मोर्टल्स, और ऐसा ही हमारा जीवन है। मोर्टल्स यानी हम लोग जिनकी मृत्यु होती है। बोथ यंग एंड एडल्ट, दोनों जवान और बड़े लोग। बोथ दोज हु आर फूल्स एंड दोज हु आर वाइज, वो सब जो बुद्धिमान भी और बेवकूफ़ भी हैं। ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ, इन सबको एक न एक दिन मरना है। ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, ये सब के सब मरेंगे। ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, और वो जो डेथ के ऊपर जीत जाते हैं वो ज़िंदगी से मुक्त हो जाते हैं। ए फादर कैनट सेव हिज सन, एक पिता अपने बच्चे की रक्षा नहीं कर सकता है। नॉर किन्समैन देयर रिलेशंस, ना ही कोई संबंधी अपने किसी दूसरे संबंधी का। मार्क, याद रखो, वाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन एंड लेमेंटिंग डीपली, जब हमारे रिश्तेदार देख रहे होते हैं। लेमेंटिंग डीपली मतलब बहुत गहरा दुख होना, बहुत दुख से रहना, पछतावा करना, रोना। वन बाई वन मोर्टल्स आर कैरिड ऑफ, एक एक करके सारे लोग मरते चले जाते हैं। लाइक एन ऑक्स दैट इज लेड टू द स्लॉटर, ठीक वैसे ही जब किसी कसाई के पास बैल जाता है, एक एक करके सारे बैलों को काट दिया जाता है, वैसे ही हमारा शरीर। सो द वर्ल्ड इज एफ्लेक्टेड विथ, इसलिए पूरी दुनिया ही पीड़ित है। एफ्लेक्टेड अकेले नहीं यूज होता, एफ्लेक्टेड विथ ही यूज करते हैं। इसे बोलते किसी से परेशान होना, पीड़ित होना। तो ये दुनिया ही पीड़ित है। डेथ एंड डीके, यानी कि मरने से और ख़त्म होने से। देयरफॉर द वाइज डू नॉट ग्रीव, इसीलिए जो बुद्धिमान होते हैं कभी रोते नहीं हैं, कभी दुख नहीं करते हैं। नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि उन्हें पता होता है इस दुनिया में जीने की क्या शर्त है। नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉर फ्रॉम ग्रीविंग, ना ही किसी के लिए रोना और ना ही किसी के लिए दुख करना। विल एनी वन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, इससे सबको शांति मिल जाएगी। ऑन द कंट्रेरी, लेकिन इसके उलट, इसके विपरीत, हिज पेन विल बी द ग्रेटर, और अगर ऐसा नहीं करेगा तो उसका दुख और बड़ा होगा। एंड हिज बॉडी विल सफ़र, और आखिर में उसका शरीर का भी अंत हो जाएगा। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल, वो खुद अपने आप को कमज़ोर बना देगा, और पेल मतलब होता है मुरझाया चेहरा। येट द डेड आर नॉट सेड बाई हिज लैमेंटेशन, क्योंकि जो मर गया उसका हम रो कर या पछतावा करके हम लोग उसको बचा नहीं सकते हैं। ही हु सीक्स पीस, वह जिसे शांति चाहिए, शुड ड्रॉ आउट द एरो ऑफ लेमेंटेशन, तो उसे अपने दुख वाले व्यवहार को, मन में रखने वाले विचार को, जिसे दुख होता है, बाहर निकालना पड़ेगा। साथ ही एंड कंप्लेंट एंड ग्रीफ, साथ ही दुख को और ये इस बात का शिकायत कि हमारा नज़दीकी, हमारा बेटा, हमारा बेटी जल्दी मर गया। ही हु हैज़ ड्रॉन आउट द एरो एंड हैज़ बिकम कंपोज्ड, वो जिसने इस तीर को बाहर निकाल दिया अपने कमान से, तो वो हमेशा के लिए शांति को प्राप्त कर लेगा। ही हु हैज़ ओवरकम ऑल सॉरो, वो जिसने अपने सारे दुखों पर विजय पा लिया है, विल बिकम फ्री फ्रॉम सॉरो, वो दुख से मुक्त हो जाएगा। एंड बी ब्लेस्ड, और वो हमेशा भगवान की आशीर्वाद को पाएगा। ये लिया गया है बेटी रेनसॉ के किताब से, मतलब उनके लिखा किताब का नाम वैल्यू एंड वॉइसेस है, ए कॉलेज रीडर।